बीए द्वितीय वर्ष में मध्यकालीन भारत का इतिहास पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके पश्चात इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश के पश्चात आज हम पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। और रजिया किस तरीके से सुल्तान बनी, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भाई इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, किंतु वो सभी की सभी अयोग्य थे। इसलिए उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके स्थान पर और उसके इल्तुतमिश के आदेश को ना मानते हुए रजिया के स्थान पर उसके पुत्र इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको शासक बना दिया। तो लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में विद्रोह हुए, जिन विद्रोहों को दबाने में वह असफल रहा। अंत में दिल्ली की जनता और सैनिकों ने और अधिकारियों की सहायता से रजिया 6 नवंबर 1236 को दिल्ली की गद्दी पर बैठी और उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा करके जेल में डाल दिया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से रजिया दिल्ली की शासिका बनी। अब रजिया शासिका तो बनी, लेकिन उसके सामने कई कठिनाइयां आई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां उसके समक्ष आई जिसका सामना उसको करना पड़ा। रजिया की कठिनाइयों में सबसे पहला है तुर्क अमीरों का विद्रोह। रजिया को केवल दिल्ली के अमीर और कुछ सरदारों का ही समर्थन प्राप्त था, परंतु अनेक जो तुर्क अमीर थे, अमीरों के लिए यह एक बहुत ही गंभीर चुनौती थी कि एक नए सुल्तान का चयन करना वो अपना अधिकार समझते थे और रजिया की सम्मति में उनकी उपेक्षा की गई थी, तो वे रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो तुर्क अमीर थे उनकी सम्मति रजिया को सुल्तान बनाने में नहीं ली गई थी, इसलिए वह रजिया को अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हासी, मुल्तान, बदायूं, लाहौर आदि के जो सूबेदार हैं, उन्होंने अपनी सेना सहित दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और इस प्रकार सुल्तान बनते ही रजिया को तुर्क अमीरों का जो विद्रोह है वह सहन करना पड़ा। तो सबसे पहली उसकी कठिनाई आई तुर्क अमीरों का विद्रोह। दूसरी कठिनाई है राज्य में अशांति एवं अराजकता। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य शासक था और उसकी दुर्बलता के कारण प्रशासन में अराजकता फैल चुकी थी, प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका था, तो और राज्य में चारों ओर अशांति फैल गई थी। तो इस फैली हुई अराजकता के कारण रजिया को शासन चलाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो राज्य में अशांति और अराजकता यह भी उसकी एक बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में सामने आई। तीसरे नंबर पे आता है राजपूतों के विद्रोह। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और फिरोज शाह की अयोग्यता के कारण कई राजपूत जो राज थे उन्होंने केंद्र की दुर्बलता का लाभ उठा करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने प्रांतों को पाने के लिए जिन्होंने खोए हुए थे उनके शासनकाल में, तो उनको पाने के लिए विद्रोह कर दिया। इसका सामना भी रजिया को करना पड़ा। तो रजिया के सामने कई कठिनाइयां आई, जिनमें तुर्क अमीरों का विद्रोह, राज्य में अशांति एवं अराजकता और राजपूतों के विद्रोह, ये प्रमुख थे। अब इन कठिनाइयों का सामना उसने किस प्रकार से किया, तो ये आते हैं रजिया की उपलब्धि एवं कार्य में। तो रजिया की उपलब्धि एवं कार्यों में सबसे पहला आता है अमीरों के विद्रोहों का दमन, कि किस प्रकार से उसने तुर्क अमीरों का जो विद्रोह हो रहा था उनका दमन किया। तो शासिका बनने के बाद रजिया को कई भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुल्तान, हासी, बदायूं और लाहौर के जो सूबेदार थे उसने उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। रजिया का प्रधानमंत्री जो था निजामुल मुल्क जुनैदी, वह भी इन विद्रोहियों के संग जाकर के मिल गया। इस प्रकार सभी विद्रोही संगठित होकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए।
इनका दमन करने के लिए रजिया ने कूटनीति से काम लिया। प्रारंभिक आक्रमणों से में उसको कुछ सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने बदायूं और मुल्तान के सूबेदारों को अपनी तरफ मिला लिया और इस तरीके से विद्रोहियों में फूट डाल करके उसने विद्रोहियों का दमन किया। कई विद्रोही जो थे वो मारे गए, हांसी और लाहौर के सूबेदारों को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके उनका वध कर दिया गया। और जो वजीर था उसका निजामुल मुल्क जुनैदी, वह सिरमूर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले रजिया ने अमीरों के विद्रोह का दमन किया। दूसरे नंबर पे आता है रणथंभौर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन की आक्रमणता से जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसका लाभ उठा करके रणथंभौर के जो शासक थे, आक्रमणता से उत्पन्न जो अव्यवस्था का लाभ उठा करके चौहान राजपूतों ने रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया। जो तुर्क सेना थी वह दुर्ग में ही घिर गई। सुल्तानों ने रणथंभौर में फंसी हुई सेना की सहायता की, सुल्तान जो थी रजिया, उसने रणथंभौर में फंसी हुई सेना की सहायता के लिए एक सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व था वो कर रहा था कुतुबुद्दीन हसन गौरी। तो जब सेना भेजी और इस सेना को यह भी सुझाव दिया गया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली करा दिया जाए, लेकिन सैनिकों को कुछ नहीं होना चाहिए, सैनिक सुरक्षित किले से बाहर निकल जाए। तो इसके बाद जो थी आसानी से तुर्की सेना ने रणथंभौर दुर्ग को खाली कर दिया और इस प्रकार से चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो रणथंभौर का पतन ये रजिया की एक उसमें आता है कि रणथंभौर का पतन रजिया के उसमें हुआ। तो जो तुर्क सेना थी वह निकल गई और चौहानों ने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसके साथ ही आता है ग्वालियर दुर्ग का पतन। तो नरवर का जो शासक था यजप्पाल, वह ग्वालियर दुर्ग का जो रक्षक था जियाउद्दीन अली, उसकी अनुपस्थिति में ग्वालियर दुर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया। तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। रजिया ने सहायता भेजने के स्थान पर दुर्ग को खाली करा दिया। इससे तुर्क अमीर जो थे वो रजिया से क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो रजिया के कारणों में रणथंभौर दुर्ग का पतन है, ग्वालियर दुर्ग का पतन है। इसके साथ आता है मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा। सुल्तान के सल्तनत का जो पश्चिमी सीमांत प्रदेश था उस पर मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। इस क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मांगवर्नी का जो प्रतिनिधि था हसन करलुग, उसका अधिकार था। 1238 में करलुग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता की मांग की। रजिया ने इल्तुतमिश की नीति का ही पालन किया और सैनिक सहायता देने से उसने मना कर दिया तथा अपने राज्य को उसने मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित कर लिया। जिस प्रकार इल्तुतमिश ने सहायता देने से मना किया था, इसी प्रकार से रजिया ने भी मंगोलों के विरुद्ध सहायता देने से मना कर दिया। तो ये थी रजिया के कार्य। अब रजिया ने अपने प्रशासन में कई नवीन नियुक्तियां भी की। उसने प्रशासनिक पदों पर अपने विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उनको नियुक्त किया। उसका एक प्रेमी था जमालुद्दीन याकूत, उसने उसको अमीर ए आखूर के पद पर भी नियुक्त किया। उसने ख्वाजा मुहाबुद्दीन को वजीर के पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा मलिक सैफुद्दीन को उसने सेना का अध्यक्ष बनाया और इख्तारुद्दीन अल्तूनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार और ऐतिगीन को उसने अमीर ए हाजिब की उपाधि से अलंकृत किया। तो ये उसने कई नवीन नियुक्तियां अपने उसमें की। अब आता है रजिया का पतन, कि रजिया का पतन किस प्रकार से हुआ। 1240 में जो भटिंडा का सूबेदार उसने बनाया था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को, तो उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। रजिया का आधिपत्य स्वीकार करने से उसने मना कर दिया। रजिया ने अपने प्रेमी याकूत के साथ उसके विरुद्ध प्रयाण किया। मार्ग में अल्तूनिया के जो षड्यंत्रकारी तुर्की साथी थे उन्होंने याकूत की क्या कर दी, हत्या कर दी। याकूत की हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने रजिया को बंदी बना लिया और उसे भटिंडा दुर्ग में अल्तूनिया की देखरेख में रखा गया। इसके बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र था बहराम शाह, उसको सुल्तान बना दिया। रजिया ने सोचा कि मुक्ति का एक ही उपाय है कि वह अल्तूनिया से विवाह कर ले। तो रजिया ने अल्तूनिया से विवाह किया।
इसके बाद जब नवविवाहित दंपति या नवविवाहित जोड़ा जब दिल्ली की तरफ जा रहा था तो कैथल के निकट अल्तूनिया के साथ ही उसका साथ छोड़ गए और बहराम शाह ने उसको पराजित कर दिया। रजिया और अल्तूनिया वहां से भागे, परंतु कैथल के निकट ही पकड़े गए। कैथल के निकट वो पकड़े गए और वहीं कुछ हिंदू लुटेरों ने 13 अक्टूबर 1240 को अल्तूनिया का और रजिया का दोनों का क्या कर दिया, वध कर दिया। तो इस प्रकार से रजिया का पतन हुआ, रजिया का वध हुआ। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रजिया ने शासन किया। रजिया भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी और एक योग्य भी थी, वीर भी थी वह। अब हालांकि अब उसके पतन के कई कारण भी आते हैं, इम्पोर्टेंट भी है कि रजिया के पतन के कारण, कि रजिया का पतन किस प्रकार से हुआ। तो रजिया के पतनों में सबसे पहला कारण आता है रजिया का स्त्री होना। कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था। रजिया में शासकीय गुणों की कोई कमी नहीं थी, परंतु जैसा कि है कि भाई उसकी विशेषताएं और उसके गुण इस कमजोरी को एक तरीके से बचाने में असफल सिद्ध हुए। और उस युग में मुसलमान तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे और उस युग की राजनीति में एक स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था, चाहे वह कितनी भी योग्य क्यों ना हो। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात थी कि रजिया का स्त्री होना उसके पतन का एक कारण हुआ। दूसरा आता है रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया ने जो परंपरागत पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया था और वह पुरुषों की सी वेशभूषा मर्दाना पोशाक पहन करके दरबार में आती थी और उसी पोशाक में बैठ करके उसने दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिससे जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वो उससे नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, वह पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाती थी और उसके साथ साथ स्वयं सेना का संचालन भी करती थी, युद्धों में भी भाग लेती थी, जिससे जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वह एक तरीके से उससे नाराज हो गए और उनको एक स्त्री के लिए ये सब करना उचित नहीं लगा। तो रजिया का मर्दाना जो रवैया था वह भी एक उसके पतन का कारण बना। तीसरा जो कारण आता है वह है याकूत से प्रेम। रजिया एक एबीसीनियाई निवासी एक दास था, हबसी दास था, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। उस जमालुद्दीन याकूत से वह बहुत ही विशेष प्यार करती थी और उसने उसको अमीर ए आखूर मतलब असुसाला का जो अध्यक्ष है उसके पद पर नियुक्त किया। तो एक साधारण दास के प्रति रजिया के इतने प्रेम के कारण तुर्क सरदार जो थे वो रजिया से बहुत ही नाराज हो गए। तो ये थे रजिया के पतन के कारण, रजिया का स्त्री होना, रजिया का मर्दाना रवैया और याकूत से प्रेम। तो आज हमने पढ़ा रजिया सुल्तान को, जिसने 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इल्तुतमिश की यह पुत्री थी, योग्य शासिका भी थी, लेकिन चूंकि वह एक महिला थी तो ये उसका एक, जब हम पतन के फैक्टों में पढ़ते हैं तो रजिया का स्त्री होना, रजिया का मर्दाना रवैया और याकूत से प्रेम ये उसके पतन के कारण बने। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बलबन को।